हेलो दोस्तों, जनून स्टडी में मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। मैं घनश्याम। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल जो है 2015 में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें मैथ से 30 सवाल पूछा था। 30 सवाल मतलब 120 नंबर का पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है स्पेशली मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, उसका मैं सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले इसका पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों, 30 सवाल मैथ के पूछे थे, जिसमें से मैंने 2 पार्ट में जिसका वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, पहला पार्ट इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें 15 सवाल मैं करवा दिया हूँ। ये पार्ट 2 है, इसमें शेष 15 सवाल मैंने करवाया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक में सिलेक्शन लेने के लिए जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज है, सॉल्यूशन पेपर है, इस पर सब 100% जेन्युइन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल 16 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, 15 मैंने करवा दिए हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेषफल बचे। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। अगर ऐसे सवाल आ जाए ना, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 48 में से 38 घटाइए। ये 48 माइनस 38, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह 64 माइनस 54, ठीक है, बराबर 10 होगा। इसी तरह दोस्तों 90 में से 80 घटाएंगे 10, 120 में से 110 घटाएंगे 10। ठीक है, तो घटाने के बाद शेषफल 10 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 48, 64, 90, 120 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। जब एलसीएम निकालेंगे ना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2880। ठीक है, और इसमें से जो इसका अंतर जो है ना, 10 जो है घटाएंगे तो 2870 इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है, बताइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, तो 7 का औसत 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, उसका योग हो जाएगा। ठीक है, उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो 7 संख्या है ना, तो एक संख्या जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 संख्या हो जाएगा, और उसका औसत कितना होता है, 9 होता है, तो 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो पूछता है वो जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो 72 में से 56 घटा लीजिए दोस्तों, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्हें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग तुरंत आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। हालांकि बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं का महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 35 और 385 है। यदि पहला पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसका ट्रिक है, फॉर्मूला है, उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर दिया हो महत्तम समापवर्तक कितना हो और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो पहला संख्या इतना है या दूसरी संख्या इतना है, तो पहली क्या होगी या दूसरी क्या होगी, ऐसे सवाल पूछता है। तो सीधे क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एलसीएम इंटू एचसीएम मस गुने लस, लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो
क्या दिया हुआ है, महत्तम और तो इसका तो वैल्यू दिया है, महत्तम समवर्तक कितना है 35 है, गुने लघुत्तम समवर्तक 385 है, बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ है 77 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या मान लीजिए x है। अब इसी को काट दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। इस 77 को इधर नीचे ला दीजिए, इसको जब इसको नीचे आएगा ये 77 ना, 11 सत्य 77, ठीक है, ये 385 है, माफ कीजिएगा, ठीक है। 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55, 7 पचे 35 और 35 पचे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगला सवाल देखिए, 19 नंबर, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो उनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो उसमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें देखिए प्रथम अभाज्य क्या हो गया, या तो 5 हो गया, या 7 हो गया, 11 होगा, या 17 होगा। तो ऑप्शन से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो ऑप्शन से आसानी से आंसर आ जाते हैं, ठीक है। पूछा है तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ठीक है, मान लीजिए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है 5 है, और चेक कर लेते हैं 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है, यानी बढ़ते क्रम में। तो 4 अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम, प्रथम अगर 5 है तो दूसरा 5 2 7 होगा, और ये 11 होगा तीसरा, चौथा 13 होगा, अभाज्य है ना, तो 9 नहीं होगा क्योंकि वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो पहला 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा 11, चौथा इतना है, ठीक है। और बोला कि प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो प्रथम 3 का गुणनफल 5 7 11 का गुणनफल कितना है 385 है, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो 385 आएगा, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम 3 का 1101 है, 1001 है, तो अंतिम 3 कौन सा है 7 11 13 है, तो 7 11 13, इसका गुना करेंगे ना इतना आएगा, यानी कि दोनों शर्त जो है ना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रथम जो अभाज्य संख्या है ये 5 ही आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर 5 नहीं होता तो 7 को ट्राई करते दोस्तों, तो 7 11 13 17 ऐसे हो जाता है। अगर ये भी नहीं होता तो 11 को मानते पहला, 11 13 17 19, ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे ऑप्शन से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, C अनुपात D बराबर 6:7 हो, तो A अनुपात D का वैल्यू निकालिए, A अनुपात D का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है, घबराना नहीं है ऐसे सवाल को देखकर। देखिए मैं कितना अच्छे तरीक़ों से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। A अनुपात B है ना, तो दोस्तों A अनुपात B को हम लोग A/B भी लिख सकते हैं, और 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है B अनुपात C है ना, तो B अनुपात C को B/C बराबर 4/5 लिख लेंगे, ठीक है। C अनुपात D है, तो C को 6 लिखा है और D को 7 लिखा है, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू जो है ना हम लोग बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। पहले में B का वैल्यू ये क्या है, ये 3 है, देख रहे हैं। उसके बाद ये B का वैल्यू 4 है, यहाँ पर C की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर C की वैल्यू 6 है। तो हम लोग बराबर करते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू 5 है और यहाँ पे C की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे गुना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुना कर लीजिए 6/6 से, इसमें जो है 5/5 से गुना कर लीजिए, क्योंकि दोनों
काट देंगे 6 तो फिर वही हो जाएगा। तो दोनों में ऊपर नीचे 6 बट 6 से कर लीजिए, यहाँ पर 5 से कर लीजिए। तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30 हो जाएगा, और ये 6 पचे 30 बटे 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू 24 हो गया, तो यहाँ पे किससे गुना करके 24 हो जाएगा, तो ऊपर भी 8 कर लेंगे, नीचे भी 8 कर लीजिए। 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 त्रिका 24 हो जाएगा। अब b का वैल्यू भी सेम हो गया और c का वैल्यू भी सेम हो गया। ठीक है, तो पूछा a अनुपात d, तो a का वैल्यू कितना है, 16 है। 16 देखिए ऑप्शन में किसी है, हाँ ये है। और d का वैल्यू ये क्या है, 35 है। तो 16 अनुपात 35 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बस पेशेंसली आप एग्जाम में करेंगे तो सब सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर सवाल है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगी। काफ़ी आसान आंसर है, सवाल है। देखिए एक महिला और उसकी पुत्री यानी 2 लोग हो गए, उनकी औसत आयु 2 लोग का कितना है, 21 साल है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 42 साल है इन लोगों का। और उनके आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू कितना है, 42 है। तो ये की वैल्यू 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान में निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू कितना, 7 आया है ना, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और ये 7 एकम 7, तो टोटल 35 7 42 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 35 5 40 और 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कटाते हैं। 4 दहिया 40, 4 3 12, 10:3 कहाँ पे है, ये पहला नंबर है आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी आसान है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये 22 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, यदि 12 पुरुष, ठीक है, यदि 12 पुरुष या अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो समान चाल से कार्य करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं समान खेत की कटाई, मतलब उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। बताइए इसका क्या होगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है ये सवाल मतलब ऐसे तो आता ही रहता है। देखिए इसका क्या होगा, इसमें दिया हुआ है 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं, यानी कि इन दोनों का वैल्यू जो है बराबर है। 12 पुरुष, तो यहाँ पर 12 मेल लिख लेते हैं बराबर 18 फीमेल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है 14 दिनों में कार्य को पूरी कर लेते हैं, गुने 12 पुरुष जो है 14 दिनों में कार्य कर लेते हैं, और 18 फीमेल जो है 14 दिनों में कार्य कर लेते हैं। ये कार्य इतने 18 दिनों में और 12 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, इनका समय आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, यानी कि ये 14 से 14 इधर काट लीजिए, और ये जो है 3 चौका 12 और ये 3 छक 18, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये मेल बटे फीमेल बराबर 3/2 आ जाएगा। यानी मेल का जो कार्य करने की एफिशिएंसी 3 है और फीमेल का 2 है। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब जो कुल कार्य हम लोग निकाल देंगे, तो मेल का एफिशिएंसी 3 है, दक्षता फीमेल की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य निकालने के लिए 12 किसी को भी ले लीजिए, 12 या 18 ले लीजिए। तो 12 ले लेते हैं मेल का, इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी कितना है, 3 है मेल का, और 14 दिन है। ठीक है, अगर फीमेल रहता तो 18 2 14, तो इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कुल कार्य कितना हो गया, 504 आ गया। अब पूछा है 18 पुरुष
सॉरी 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बनाने के लिए इरेज कर लूँ इसे थोड़ा सा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर इसे फिर से देखना होगा तो थोड़ा सा बैक करके या पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इनको। तो टोटल काम कितना निकल गया 504। ठीक है, अब बोला है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कर सकती हैं। तो टोटल 504 है और 8 पुरुष। ठीक है, तो 8 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, पुरुष का एफिशिएंसी 3 है ना, तो 8 गुने 3 8 3 का 24। और महिला की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और 16 महिला है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो है इन 8 पुरुष 16 महिला का ये कितना एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से कि टोटल कार्य में क्या करेंगे, टोटल कार्य इतना 5 और 4 में भाग दे देंगे, तो 4 2 6 3 2 5 56 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जब 56 से भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 9 54 होता है ना, तो 9 बार में कट जाएगा और ये 9 दिन आंसर हो जाएगा। 9 दिन में दोनों लोग मिलकर कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन होगा, हालांकि मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है देखिए 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर में मिश्रण वाला, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला सवाल है। एक बर्तन ए तथा बी में द्रव का मिश्रण 4:1 है। उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात इतना हो जाएगा। तो बताए कि बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो एक बर्तन में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए। ठीक है, रेशियो में देखिए जैसे है वैसे लिख कर करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सब बहुत आसान सवाल ऐसे आते हैं। रेशियो वाला ए रेशियो बी, पहले मिश्रण कितना है 4:1 है ना, लेकिन बाद में क्या होता है, ये प्रथम है, प्रथम, और अंतिम में क्या होता है, अंतिम में ये तो उतना ही रहेगा। ए रेशियो बी कितना हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। इसमें क्या बोला है कि बर्तन में पहले कितना है ए तथा बी द्रव का मिश्रण 4:1 है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही, यानी 10 लीटर ही, 10 लीटर निकाल कर और 10 लीटर मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है। ठीक है, यानी ए तो उतना ही रहेगा, पहले जितना था उसमें से ए उतना ही रहेगा, लेकिन जितना था उसमें से 10 लीटर निकाल कर और द्रव बी मिला दिया जाता है। ठीक है, द्रव भी मिला दिया जाता है तो ये 1 से 3 हो जाता है, लेकिन ये तो 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए ना। तो ये मान लीजिए 1 हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो इसको 4 बनाने के लिए इसमें 2 से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में गुना करेंगे तो कितना 2 दूना 4 3 दूना 6। तो इसको 1 को x मान लेते हैं। ठीक है, 1 को इसको x मान लीजिए और ये 6x हो जाएगा। तो x से है और 6x हो गया, यानी 5x की बढ़ोतरी हो गई। और ये 5x की वैल्यू कितना किया हुआ है 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर डाला हुआ है, यानी 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 हो जाएगा। अब इसलिए बर्तन में कुल द्रव कितना हो जाएगा, अब कुल द्रव देख लीजिए, आइए देखते हैं कुल द्रव देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए थे, 2 से गुना किए थे ना। ये तो 4 है ऊपर है पहले में, तो नीचे में भी 4 होगा, लेकिन ये भी 6 हो गया है। तो अंतिम समय में मिलाने पे 6 4 10 ये करेंगे, जो मिला लेते हैं 10 लीटर, तो
ए तो 4 ही रहेगा लेकिन बी 6 हो जाता है। और टोटल अनुपात की वैल्यू 6 4 10 हो जाएगा। 10 x मान लीजिए 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, 1x की वैल्यू 2 है तो 10x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी टोटल 20 लीटर क्या हो जाएगा? द्रव की मात्रा हो जाएगा। तो अब पूछा है कि प्रारंभ में मतलब शुरू में A की मात्रा क्या था। ठीक है, तो शुरू में A की मात्रा क्या था? ये 20 है और 20 में से ही शुरू में A की मात्रा क्या था? तो शुरू में 4:1 है ना ये। तो टोटल रेशियो कितना? 5। तो 5 में A की कितना दिया हुआ है? 4 दिया है और टोटल 5 है। 5 में 4 A है। 5 चौका 20 और 4 चौका 16। तो 16 लीटर जो है प्रारंभ में A की मात्रा था। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ गया 24 नंबर। ठीक है, ये देखिए, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एम डी का गुणनफल क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दोस्तों इसमें पूछा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, तो देखिए औसत तो इसमें बीच में कोई संख्या है नहीं। सपोज यहाँ पे एक होता तो 1 2 और इधर से 1 2 और बीच में ये संख्या जो है ये औसत हो जाता है। 2 इधर से 2 इधर से 5 अगर रहता है तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। ठीक है, लेकिन ये तो है नहीं, ये 4 ही है। ठीक है, तो पूछा है 4 लगातार विषम संख्या का औसत कितना? 42 है। तो इसमें बीच में 2 है तो ये 2 संख्या है और इन दोनों का जो हाफ होगा ना, आधा जो होगा वही क्या होगा? औसत होगा। इन दोनों का आधा औसत होगा। तो इन दोनों का जो आधा जो जब 42 है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 84 होगा। तभी तो उसका औसत आधा 2 से भाग देंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसको 84 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये 43 होगा, ये 41 हो जाएगा तो 84 हो जाएगा, 39 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब आ गया ना, ABCD 4 लगातार विषम संख्या आ गया, 4 विषम आ गया और इन दोनों का ये क्या है? 42 औसत है। अब पूछ रहा है तो BMD का गुणनफल क्या होगा? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो B 41 है और D 45 है और इसका जब गुणनफल निकालेंगे 41 गुने 45 निकालेंगे तो 5 एकम 5 यही इकाई अंक से इसका आंसर निकाल लीजिए। 1845 इसका आंसर है। दोस्तों आप लोग को बताने में मुझे समय ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो ऐसे सवाल जो है 10-10 सेकेंड में तुरंत से बन जाएंगे। 10 सेकेंड 15 सेकेंड काफ़ी है ऐसे सवाल के लिए। ठीक है, आइए 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? बताइए, इनमें से कौन सी एक संख्या है जो 99 से 99 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक आप लोग समझ लीजिएगा। 99 से कब विभाजित होगी? जब संख्या 9 या ये 11 से कट जाए। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम है। 99 किससे किससे कटेगा? 9 और 11 से। ठीक है, अब जो है 9 के लिए क्या शर्त होती है? 9 की विभाज्यता का नियम क्या होती है? अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब ये जो अंक है इन चारों को आपस में जोड़ा जाए, इन चारों को नहीं मतलब अलग अलग सेपरेट जोड़ा जाए। जैसे ये है, इसको जोड़ा जाए और 9 से कट जाएगा ना तो समझिए कि ये 9 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी तो 99 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? जैसे पहले देखिए 9 से ये कटेगा कि नहीं? 4 2 6 7 13 6 19
7 26, तो 26 तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 9 से कटेगा, 3 1 4 7 11 1 12 8 20, 9 से नहीं कटेगा। 20 2 1 3 1 4 8 4 12 7 19, 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए, 5 3 8 8 6 14 14 5 19 8 27, 9 से कट जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा। तो 9 से कट जाएगा तो 99 से भी कट जाएगा। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। जैसे सम स्थान क्या है? ये 2 पे है, ये 4 पे है, इसका योग जोड़ ली। चलिए ये आंसर आया है ना, तो इसी से जोड़कर बताते हैं। जैसे ये 2 पे है, ये 4 पे है, तो 5 3 8 हो जाएगा। और ये विषम पे है, 5 6 8 विषम पे है, तो 6 5 11 और 8 19, तो 19 में से 8 ये कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो ये 11 बचेगा, तो 11 से भाग लग जाएगा ना। अगर 0 भी आता तब भी 11 से विभाज्यता का नियम होता। तो ये आंसर होगा, काफ़ी आसान था। 26 नंबर देखते हैं। देखिए ये सवाल देखते हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके वीडियो ये बनाता हूँ। देखिए PDF बनाने में, PPT बनाने में 2 दिन समय लग जाते हैं। ठीक है, खाना भी नहीं खा पाता हूँ इसके चक्कर में। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है ये जो भिन्न है ना, 4/5 6/7 इतना बटे इतना इतना को उनके मान के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सी भिन्न चौथी स्थान पे होगी? अवरोही का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो इन भिन्न को अवरोही क्रम में जब हम लोग सजाएंगे तो चौथे स्थान पे कौन सा होगा बताइए। देखिए इसका ट्रिक्स है, 4/5 है ना, 4/5 है, 6/7 है, 2/9 है, 9/11 है, 3/8 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग भाग करके वैल्यू निकालेंगे उसका। अब वैल्यू निकालने के बाद और वही क्रम में कर देंगे। लेकिन भाग करने में ऐसे दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि सब पे एक 0 बैठा देते हैं, सब में 0 लगा देते हैं, तो भाग करने में आसानी हो जाएगी। ये 5 8 40 हो जाएगा ना। ये 60 में 7 से भाग देंगे, क्या होगा? 7 8 56, 4 0 7 5 35। ठीक है, ये हो जाएगा। 20 में 9 से भाग देंगे, क्या होगा? 9 2 18, 2 0 9 2 18। 90 में 11 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 11 8 88, 8 0 11 7 77। 30 में 8 से 8 3 24 और 6 0 8 7 56 आ गया वैल्यू। देखिए सबसे बड़ा कौन है? और वही में चौथे नंबर पे क्या होगा? सबसे बड़ा ये है, 8.7 है, ये 8.7। ठीक है, उसके बाद 8.5, ये 2 पर, ये पहले पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। और चौथा किसका वैल्यू है? 30/8 की वैल्यू है। 30/8 नहीं, मतलब 0 तो मैं बाद में लगा दिया हूँ, यानी 3/8 का ये आंसर होगा। तो यही ट्रिक होगा दोस्तों, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे जब भी सवाल एग्जाम में आए तो। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है, तो उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? दोस्तों उसकी पूरी यात्रा के बारे में हमें पता नहीं कितने किलोमीटर की है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसकी पूरी यात्रा x किलोमीटर की है। ठीक है, x किलोमीटर में से घटा दीजिए कितना? 2/15x। क्यों? क्योंकि इतना पूरी यात्रा x है ना, तो पूरी यात्रा में से 2/15x रेल द्वारा तय करता है।
और फिर पूरी यात्रा में से और इतना घटा दीजिए, 9/20x को घटा दीजिए। पूरी यात्रा x है ना, उसमें से 9/20 भाग कार द्वारा करता है। और शेष इधर लिख दीजिए, 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो इसे तो हटा दीजिए, ठीक है, पैदल चलता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x बटे यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 15-20 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे माफ कीजिएगा, 60 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60x हो जाएगा, माइनस 15 चौका 7, तो 2 चौका 8x, माइनस 20 60, तो 29 27x, ठीक है, बराबर 10। तो घटा लीजिए, 27 8 कितना हो जाएगा, 35। 60 में से 35 जब जाएगा कितना हो जाएगा, 25x बटे 60 बराबर, ये बराबर 10 है ना, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 60 दहिया 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। और 25x है ना, तो 25x यहीं पर 25 से जब भाग देंगे ना, 25 दूना 50, 25 चौका 24 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। तो समझते चलिएगा, काफ़ी मैं बढ़िया समझा रहा हूँ, मोहब्बत से, प्यार से, धीरे धीरे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी भी भाई बहन को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। अगर कोई दिक्कत हो इसके बावजूद भी, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर उस पर देख लूँगा, ठीक है। देखिए 28 नंबर सवाल जो है, इसमें कैसे होगा। 25 परिणाम का औसत 18 है, प्रथम 12 का 14 है, अंतिम 12 का 17 है, तो 13वां क्या होगा। देखिए टोटल कितना है, 25 है। 25 में से 12 का औसत दिया है 14, प्रथम 12 का, और अंतिम 12 का कितना है, 17 है। तो 12 12 24 हो जाएगा, दोनों तरफ का, प्रथम और अंतिम का, बीच में बच जाएगा 13वां, ठीक है। तो 13वां का परिणाम पूछा है क्या होगा। मान लीजिए 13वां का जो है x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले टोटल निकाल दीजिए। 25 परिणाम का औसत कितना है, 18 है, ठीक है। तो 25 में 18 से जब गुना करेंगे तो 450 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रथम 12 का निकाल लीजिए। फर्स्ट 12 का कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना, तो 12 गुना 14 168 हो जाएगा। और लास्ट 13 का कितना दिया हुआ है, लास्ट 12 का, प्रथम 12 का 14 है, लास्ट 12 का 17 है। तो जब इसे गुना करेंगे तो 200 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 13वां x है ना, तो पहले 12 का 168 आया है, प्लस लास्ट 12 का 204 आया है, प्लस 13वां कितना है, x है, ये किसके बराबर है, टोटल कितना है, 450 है ना, टोटल 450 है। तो इन दोनों को जोड़कर 450 में से घटा लीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 13वें का वैल्यू आ जाएगा कितना, 78। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर देखिए, भाग के एक प्रश्न में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। दोस्तों ये सवाल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मतलब ये जो भी सवाल है 2015 सचिवालय सहायक में पूछा गया था और ऐसे ही सवाल आया था, ठीक है। ये टोटल ऑफिशियल सवाल है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
यहाँ पे ये जो गुणक है ना, ये गुणक को भाजक भी बोलते हैं, भाजक, ठीक है, भाजक है ये। तो बोला है भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो दोस्तों एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर, आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, ये तीसरा चौथा का सवाल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है या गुणक जो है भागफल का 10 गुना है, ठीक है, और शेषफल 46 है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो इसमें क्या होगा, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। तो पहले हम लोग भाजक निकालते हैं, भाजक शेषफल का कितना है, 5 गुना है, तो शेषफल दिया है 46 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर 230 हो जाएगा ये, ठीक है। भागफल जो है 230, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए भागफल, तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल यदि निकालना हो तो कितना हो जाएगा, भाजक बराबर, देखिए भागफल बराबर 230 का 230/10 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक 10 गुना है, और तो यहाँ पे कर लीजिए आप लोग भागफल, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बार बार भागफल भाजक, ये तो माफ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। भागफल क्या हो जाएगा, भाजक 230 दिया है ना, भाजक 230 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, भागफल का, भागफल का 10 गुना है ना, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 गुने 230, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, भागफल 23 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, तो भाज्य कितना है, ठीक है, भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक कितना है 230 है, गुने भागफल कितना है 23 है, प्लस शेषफल कितना है 46 है, ठीक है। तो दोस्तों जब इसे गुना करेंगे तो 230 में 23 से गुना करेंगे तो 5290 हो जाएगा, प्लस 46 जोड़ेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा 5336, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये 30 नंबर सवाल है दोस्तों, ये 30 नंबर सवाल है और टोटल 30 सवाल पूछा गया था सचिवालय सहायक 2015 में। तो 30 नंबर है, लास्ट सवाल है, इसे देख लीजिए, काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये 10 सेकंड में निकालने वाला आंसर है। देखिए, निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों, मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए इंजीनियर का संख्या कितना दिया हुआ है, 37.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 37.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 37.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है, तो 37.5 का वैल्यू 75 दिया है, यानी इसमें भाग देंगे 37.5 बराबर इतना, तो 1 बराबर 37.5 दूना 75, तो यानी 1 की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है।
तो पूछा है मजदूरों की कुल संख्या कितना है, तो मजदूरों की संख्या कितना है 50% है, तो 50 का 2 गुना 100% होगा, क्योंकि इसका एक का वैल्यू दो है। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, प्लीज सब्सक्राइब जेन्युइन स्टडी, अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैंने मैथ का टोटल करवा दिया आज, कल से रीजनिंग का आ जाएगा। रीजनिंग में टोटल 50 लगभग 50 दिया हुआ था। ठीक है, और मैथ में 30, तो टोटल कितना हो गया 80 सवाल जो है टोटल 150 में से मैथ रीजनिंग का दिया हुआ था। ठीक है, और 70 सवाल जो है करंट अफेयर, साइंस, जीके, जीएस से पूछा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों सभी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कल से रीजनिंग और जीएस की सवाल आ जाएगा, जो भी सीजीएल में पूछा हुआ था 2015 में, और 2011 में जो पूछा हुआ था उसका भी तुरंत इसके बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल आएगा, चलिए